आज हम लोग क्लास 12th भौतिक विज्ञान पार्ट 1 और पार्ट 1 में स्थिर वैद्युतिकी की चर्चा करेंगे। और यह जो चैप्टर है ना स्थिर वैद्युतिकी, इस चैप्टर को पहले आज हम लोग आज की क्लास में यह देखेंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है। एकदम सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों, ये जो हमने लिख रखा है स्थिर वैद्युतिकी, तो पहली बात तो हमने यहाँ पे दिखा रखा है कि स्थिर माने जो भी चीजें यहाँ पे ली गई हैं वो स्थिर है। अर्थात क्या स्थिर है, इसको यदि हमें समझना है तो हम कह सकते हैं कि यह इसके अंदर स्थिर आवेशों का अध्ययन हमें करना होता है। मतलब यहाँ जो चीजें स्थिर है उसको हमने आवेश का नाम दिया। कह सकते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी के अंदर हमें क्या करना होता है, तो स्थिर आवेश का अध्ययन करना होता है। ठीक है, तो हमने यह सीखा कि स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर के अंतर्गत हमें स्थिर आवेशों का अध्ययन करना होता है। अर्थात यदि हमें डिफिनेशन जाननी हो स्थिर वैद्युतिकी की, तो हम लोग कह सकते हैं स्थिर वैद्युतिकी फिजिक्स की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? तो स्थिर आवेशों का। ठीक है, अब यहाँ पे आपके दिमाग में बात आ रही होगी यह आवेश वास्तव में होता क्या है। ठीक है, यह आवेश क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं कि यह आवेश होता क्या है। तो आवेश, जैसा कि मैंने लिख रखा है यहाँ पे, देखिए, आवेश किसी भी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म होता है जिसके कारण यह, ठीक है, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या क्या उत्पन्न करता है? तो वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी कि विद्युत का अनुभव करेगा और साथ ही मैग्नेट यानी कि चुंबक के आकर्षण प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। तो वह क्षेत्र किसका होगा? आवेश का। यानी कि यह दोनों ही क्षेत्र हमें मिल रहे हैं तो उसे हम लोग आवेश का क्षेत्र यानी कि आवेश हम लोग उसको कह सकते हैं। ठीक है, यानी हम लोग के दिमाग में अब एक बातें आनी चाहिए, माने आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि जब यह वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है तो आखिर इसे हम कैसे फील करेंगे, कैसे अनुभव करेंगे, और इसकी संकल्पना यानी कैसे आई होगी कि यह क्या उत्पन्न कर रहा है? वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं। मैंने आगे लिख रखा है कि आखिर यह आवेश की संकल्पना, वह बातें दिमाग में कैसे आई होंगी। ठीक है, यह वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत सारे प्रयोग हुए। ठीक है ना, जिसको हम लोग धीरे धीरे इस चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सीखेंगे। यहाँ हम लोग यह जाने कि जो आवेश की संकल्पना की गई थी वह किसके आधार पर की गई थी। तो मैंने यहाँ पे दर्शा रखा है कि वह आवेश जो कि वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर रहा है उसकी संकल्पना, ठीक है, किसके आधार पर किया गया? तो इलेक्ट्रॉनों के आधार पर किया गया। अब बात समझ में आ रही होगी कि आखिर यह इलेक्ट्रॉन ही वह एक ऐसा पॉइंट है जिसके आधार पर इसकी नींव रखी गई है। मतलब अब हम लोग यह सीखेंगे कि आखिर यह इलेक्ट्रॉन की संकल्पना में आवेश कहां से आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी वस्तु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को हम बाहर करते हैं या निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं कि वह वस्तु धनावेशित हो गई। ठीक है, हमने यह देखा भी है, जब भी हम किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो हम यह कहते हैं कि वह वस्तु धनावेशित हो गई। और ठीक यही इसके विपरीत हम बात बोलते हैं कि वही निकला हुआ इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वह यदि कहीं जाकर के किसी से मिल रहा है, किसी के पास जा रहा है और उसकी वृद्धि कर रहा है तो उसे हम कहते हैं कि वह ऋणावेशित है। ठीक है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा हम उदाहरण लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हम एक तत्व, हम सोडियम की कल्पना करते हैं, Na की। ध्यान से देखिए, अब Na के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। अब यदि हम कहें कि इसके पास प्रोटॉनों की संख्या कितनी है तो हम कहेंगे कि इसके पास प्रोटॉनों की संख्या भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होंगे। अब यहाँ जब भी हम इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर करते हैं या करेंगे तो क्या होगा? तो जैसे ही हम लोग इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर करेंगे तो इसके ऊपर Na के ऊपर क्या जाता है? एक प्लस आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन जो हमने निकाला है वो बाहर हो जाता है। अब आपके दिमाग में एक बातें आनी चाहिए, यह ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। जैसे ही हमने इस 11 इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन को हटाया तो इस अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी देखने को मिली? तो इस अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो यहाँ से एक निकल गई, अब इसकी संख्या पहले 11 थी, अब कितनी होगी? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि क्या प्रोटॉनों के अंदर भी कुछ परिवर्तन हो रहा है क्या। तो हम लोग देखते हैं कि प्रोटॉन के साथ तो छेड़छाड़ किया ही नहीं है, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या जितनी पहले थी उतनी ही प्रोटॉनों की संख्या यहाँ रहेगी। अर्थात कितनी रहेगी? 11 ही रहेगी। अब आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर किया, अब इसके मूल इलेक्ट्रॉन 11 में से एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकला वह Na+ हुआ और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर हम लोग फिर यहाँ पे प्लस कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखने के लिए अब आप एक चीज बताइए कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग माइनस से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, और प्रोटॉन को हम लोग प्लस से इंडिकेट करते हैं। ध्यान से, तो जब हम लोग इसे प्लस से इंडिकेट करते हैं तो प्लस की संख्या यहाँ पे 11 है
इलेक्ट्रॉन यानी कि जो माइनस वाला है उसकी संख्या 10 है, तो प्लस की संख्या 1 अधिक है, किससे अधिक है? इलेक्ट्रॉनों से अधिक है। इसलिए कितनी अधिक है? तो प्लस 1 अधिक है। तो यही प्लस 1 यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं? रख देते हैं। अब 1 कहें या खाली प्लस कहें, इसका कोई मतलब नहीं होता है, एक ही मान होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे Na प्लस कह दिया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। ठीक वैसे ही यहाँ पे कहा गया यदि वह वस्तु अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ले रही है, ठीक है, तो या उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, तो हम कहते हैं कि वह ऋणावेशित हो रही है। मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है। इसी चीज को हम उल्टा कर लेते हैं। तो हमने मान लिया कि एक क्लोरीन एलिमेंट्स लिया, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और प्रोटॉनों की संख्या भी जाहिर सी बात है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी? तो 17 ही होगा। अब इसने यही इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? ले लिया, इलेक्ट्रॉन को लिया। जैसे ही लिया इज इक्वल टू हम लोग क्या देखेंगे, यह क्लोरीन जो है ना अपने भीतर एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन इसका 17 था उसमें एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, यानी कि उसकी क्या हो गई? वृद्धि हो गई। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो आप देख सकती हो यह इलेक्ट्रॉन 17 के बजाय कितनी हो गए? 18 हो गए। तो जैसे ही 18 हो रहे हैं, क्या प्रोटॉनों के मान में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या? तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रोटॉन जो यहाँ 17 थे वही प्रोटॉन यहाँ 17 हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 बढ़ गई। और हमने आपको बता रखा है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऋण से इंडिकेट कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे चूंकि एक यहाँ पे ऋण क्या है? अधिक है, तो वही एक ऋण यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। तो दिमाग में आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए। आप इसको समझ सकते हो कि जैसे ही किसी वस्तु ने इलेक्ट्रॉन को निकाला उसके ऊपर प्लस आ गया। क्यों प्लस आया? क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो जो वहां पे प्लस एक्स्ट्रा थे वही उसके ऊपर आ जाते हैं। और यही चीजें ऋणावेशित के साथ भी हुआ है। ठीक है, उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे आज आपको बताया कि आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि आखिर इसमें पढ़ना क्या क्या है। यदि हमें सिस्टमेटिक पहले यह जानकारी हो जाए कि इसके अंतर्गत में क्या क्या पढ़ना है, तो हम आसानी से उस चीज को कवर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो यह जानिए कि स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हमें ये एक चैप्टर पढ़ना होगा, आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र को, इसी के अंतर्गत। ठीक है, और दूसरी बात, इसके अंदर दूसरा जो चैप्टर हमें पढ़ना है वह है विभव, विभवांतर एवं संधारित्र को। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो स्थिर वैद्युतिकी है, जिसमें हमेशा आवेश स्थिर रह रहा है, ठीक है, इसमें ये चैप्टर्स को हमें आगे पढ़ने को मिलेगा, यानी कि पढ़ना है, जिसमें आवेश के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, एवं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है इसकी भी बात करेंगे। इसी में कूलॉम के नियम को भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस चीजों को हम लोग देखेंगे। फिर हमें पढ़ना है विभव को, कि विभव क्या है, विभवांतर क्या है और संधारित्र क्या होते हैं। तो इस चैप्टर को हमें, इन चैप्टरों को हमें इसके अंतर्गत स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत अध्ययन करना है, जिसमें आवेश क्या है? हमेशा स्थिर रहेगी। मतलब हम कह सकते हैं कि जब तक ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तब तक आवेश इसमें बहने वाला नहीं है, यानी कि वो पूरी तरह से क्या होगा? स्थिर होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम इनमें से किसी भी चैप्टर को स्टार्ट ना करते हुए आज यह देखें कि आखिर हमें इन चैप्टरों में क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं या जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेगा, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद से उसको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना चालू करेंगे। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो यह हमें जानना है कि जो यह चैप्टर है इसके अंतर्गत हमको पढ़ने को मिल सकता है, ये वाला फॉर्मूला हमें कहीं ना कहीं मिलेगा। जैसे किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा कितनी होती है, यह हमें जानकारी होनी चाहिए, जो पढ़ने से पहले आपको जरूर याद होनी चाहिए। तो किसी भी वस्तु के ऊपर आवेश की मात्रा होती है Q बराबर NE। NE, जहां पे हम N की का मान इलेक्ट्रॉनों की संख्या से लेते हैं, माने इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग N से इंडिकेट करते हैं, और बाकी जो E है वो इलेक्ट्रॉनों पर आवेश को बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश हैं, कितना इलेक्ट्रॉन हमने लिया है, आवेश से उसका मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो हम लोग सीख रखे हैं, पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलॉम होता है। ध्यान से समझिए, यह कूलॉम भी हमें इसी चैप्टर के अंतर्गत मिलने वाला है, तो इसे हमें याद होना चाहिए। यह सूत्र हमें हमारे दिमाग में होना चाहिए कि किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा कितनी होती है, तो Q बराबर NE होती है। ठीक है, फिर हम लोग यह जानेंगे कि दो आवेशों के बीच, जब कोई दो आवेश हो, ठीक है, तो उनके बीच जो बल लगता है वो कैसा बल होता है। तो दो आवेशों के बीच जो बल लगेगा उसे हम लोग कहेंगे वैद्युत बल। अब वैद्युत क्यों कह रहे हैं? तो क्योंकि हमने कहा है कि वैद्युतिकी के अंतर्गत आवेश का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो दो आवेशों के बीच कौन सा बल होगा? वैद्युत बल होगा, और बल को हमेशा F से इंडिकेट करते हैं। यह F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं इसे, या एप्सिलॉन 0 भी बोलते हैं। ठीक है, निश्चित रहिए, ये सारी चीजें आपको आगे मिलने वाली है। तो यहाँ पे हमने देखा कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहाँ पे Q1 और Q2 जो लिखा गया ना, वह दो आवेश हैं, यानी कि वह दो आवेश हैं, और इनके बीच में जो दूरी है वह R से इंडिकेट की गई है। तो जब भी दो आवेश के बीच
हम बल की चर्चा करेंगे तो हमें याद होना चाहिए F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बताया कि जो 1/4 एप्सिलॉन 0 क्या है, तो ये कॉन्स्टेंटल वैल्यू है जिसका मान आप देख सकते हो। 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो यह हमारे दिमाग में होना चाहिए जब भी हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ये सब सारे हमें मिलने वाले हैं, तो पहले ही हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पे R क्या है, तो यही दोनों आवेशों के बीच जो दूरी है, तो हमने लिख दिया R इज इक्वल टू आवेशों के बीच दूरी। अब हमको इस चैप्टर में और क्या आगे मिलने वाला है, तो ये मिलेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रायः E से इंडिकेट करना होगा, दिमाग में हमें डालना होगा। E इज इक्वल टू होता है F/Q0। क्या होता है, E इज इक्वल टू F/Q0। अब यहाँ पे F क्या है, तो यह फोर्स को इंडिकेट कर रहा है, बल को बता रहा है। जबकि ये Q0 क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे देख लो Q0 का मतलब होता है कि जहां से किसी भी आवेश के बारे में हमें जानना होता है, वहां पे हम उसे परीक्षण आवेश का नाम देते हैं जिसके बारे में हमें जानना है। तो ये Q0 क्या है, तो एक परीक्षण आवेश है। अब इसका मात्रक हमने लिख लिया है, मात्रक होता है इसका न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हमें अभी फर्स्ट स्टेप पर इसे हमें अपने दिमाग में रखना है। ये सारी चीजें हमको मिलने वाली है स्टेप बाय स्टेप। पर यहाँ पे हमने हमारे देने का यहाँ मकसद यही है कि आप पहले से देखो कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या क्या सीखना है, क्या क्या पढ़ना है। चलिए देखते हैं आगे मैंने इसके बाद हमें इसको देखना है कि वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर बल, यानी कि कोई कण आवेशित है, वैद्युत क्षेत्र में रखा है, उस पर कौन सा फोर्स काम करता है, उस पर कौन सा बल काम करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं F इज इक्वल टू QE। F इज इक्वल टू QE। ये Q क्या है, तो आवेश है, E क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, तो हम इस सूत्र की सहायता से हम वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर बल को देखते हैं। ठीक है, फिर आगे हमें इस चैप्टर में मिलेगा आवेश Q के कारण, यानी कोई आवेश है Q के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का फॉर्मूला हमें जानना है। क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q बाई R स्क्वायर। क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q बाई R स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने ये भी एक लिख रखा है फॉर्मूला, मतलब क्या है, तो यहाँ पे ये जो कॉन्स्टेंटल वैल्यू है ना, इसको हमने क्या कर दिया, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपको आगे मिलेगा। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दिया है। इसलिए इसका एक और फॉर्मूला हमने डाल रखा है, E इज इक्वल टू Q बाई R स्क्वायर। R वही दूरी को बता रहा है, Q आवेश को बता रहा है। फिर आगे हमको इसमें और क्या मिल रहा है, देखते हैं। आगे हमें ये मिल रहा है, ये वाला पॉइंट देखिए, वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का आघूर्ण, जिसे हम लोग P से इंडिकेट कर रहे हैं। इसका सूत्र हमें क्या है, इसको हम पहले देख लें। तो P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 12। अब ये 12 क्या है, तो आवेशों के बीच की दूरी को हम कह रहे हैं। ठीक है ना, Q और L आवेशों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, तो जब भी बात किया जाएगा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, तो हम लोग P से इंडिकेट करेंगे और इसका सूत्र बनेगा P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर की बात होगी बल की, तो वहां पे क्या क्या देखने को मिलेगा। तो जब भी एक समान वैद्युत क्षेत्र में यह वैद्युत द्विध्रुव जब रखा होगा, तो उस पर ये तीनों फोर्स हमको देखने को मिलेगा, यानी कि तीनों कंडीशन देखने को मिलेगा। पहला क्या है, तो उस बल युग्म का आघूर्ण देखने को मिलेगा। आघूर्ण को हम लोग टो से इंडिकेट करते हैं, ये सिंबल है, ध्यान रखिएगा। और ये होगा PE sin थीटा। ये सब आगे मिलेगा हमें, बस यहाँ पे हमें एक बार देख लेना है, यह इस चैप्टर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो हमने अब देख लिया, यानी कि आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। फिर दूसरा हमको देखना है इस पर, यानी कि इसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, इसी द्विध्रुव पर किया गया कार्य W क्या हो जाएगा, PE 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, ये भी हमको मिल जाएगा। फिर हमको इसी में देखना होगा थर्ड, वैद्युत स्थिति ऊर्जा, यानी कि U बराबर माइनस PE cos थीटा, माइनस PE cos थीटा। इसके अतिरिक्त भी कुछ चीजें हमको देखने को मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। तो इसके अतिरिक्त भी हमें कुछ और भी पॉइंट्स इसमें पढ़ने को मिलते हैं, देखते हैं। चलिए, तो इसी में हमको और भी एक दो पॉइंट्स हम नोट करा देते हैं, ताकि हमारी ये मदद करेगा आगे। तो क्या मिलेगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि हमको इसमें यह मिलेगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पढ़ना होगा। और इसमें दो फॉर्मूले हमको जबरदस्त मिलने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे। एक होगा अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति पर, एक अक्षीय स्थिति पर मिलेगा और एक मिलेगा निरक्षीय स्थिति पर। तो अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E इज इक्वल टू बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट 2P बाई हो जाएगा RQ। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति पर इस फॉर्मूले को हम लोग देखेंगे। और दूसरा हमको मिलेगा निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर, इसको सही कर लीजिएगा, स्थिति पर, किसे लिख देते हैं, स्थिति पर E इज इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट P बाई RQ। 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए दोनों में अंतर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यू और यहाँ इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट p बाई आर क्यू मिलेगा। फिर जहां पे हम लोग देख सकते हैं कि जहां ये p क्या है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जहां p अभी आया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं p को। तो हम लोगों ने क्या देखा, इसके अतिरिक्त ये भी हमें इस चैप्टर के अंतर्गत देखना है, क्या है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति पर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यू देखने को मिलेगी। फिर निरक्षीय स्थिति पर मिलेगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट p बाई आर क्यू, जहां p हमको मालूम है कि क्या है। फिर आगे भी हमको मिलेगा, क्या मिलेगा देख लेते हैं, पॉइंट बना लीजिए। दो वैद्युत द्विध्रुवों के बीच पारस्परिक बल F बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट, फिर मिल जाएगा 6p1 p2 बाई आर का चक्र यानी कि 4। ये वाला फॉर्मूला भी हमको यहाँ मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त भी कुछ और भी एक आध पॉइंट हमको देखने को मिल सकता है। क्या मिलेगा, दो वैद्युत द्विध्रुवों के पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और यह ऊर्जा को हम लोग इंडिकेट करेंगे U से। U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फिर K और डॉट 2p1 फिर p2 पाई आर क्यू। ये वाला फार्मूला हमको देखने को मिलेगा, ठीक है, जहां पे आर की स्थिति बतानी है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने यह देखा कि फिजिक्स के पार्ट 1 में जो हमें स्टार्ट करना है, जो हमें पढ़ना है स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है, जिसमें आवेश हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। जब तक हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब तक आवेश हमेशा कांस्टेंट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। उसमें हमें आवेश वैद्युत क्षेत्र को पढ़ना है, विभव विभवांतर संधारित्र को पढ़ना है, और इसमें जो भी चीजें हमें पढ़ने को मिलेगा हम लोग आगे सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, उसे हम अभी इसमें पूरा का पूरा देख लिए, ठीक है। चलिए अब आगे अगले लेक्चर में हम लोग प्रॉपरली एक एक पर बात करेंगे, एक एक थ्योरी पर बात करेंगे। तब तक